नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कर्नाटक में जारी सत्ता संघर्ष के बीच अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष वार कर रहे थे, अब शनिवार को एक नाश्ते पर मिलेंगे। सिद्धारमैया ने बताया कि यह बैठक कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हो रही है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने फोन कर कहा कि आप दोनों मिले, इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी पोजीशन वही है जो पहले थी, मैं हाईकमान की बात मानूंगा। शिव कुमार ने भी कई बार कहा है, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो दिल्ली जाएंगे, तो सिद्धारमैया ने कहा कि अगर बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तनाव को शांत करना चाहता है, इसलिए नाश्ते की बैठक का निर्देश दिया गया है। इस बैठक का एक राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि 8 दिसंबर से बेलगामी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और उससे पहले पार्टी दिखाना चाहती है कि सरकार में सब ठीक है। साथ ही ये संदेश बीजेपी और जेडीएस को भी दिया जाएगा कि कांग्रेस सरकार में कोई टूट फूट नहीं है। इसके अलावा 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एकता दिखाना चाहती है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार गुट की तकरार ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। पार्टी अब 5 विकल्पों में से किसी एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ रही है। पहला विकल्प, सिद्धारमैया मार्च 2026 तक सीएम रहें, उन्हें बजट सत्र तक पद पर बने रहने दिया जाए ताकि वो देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़कर सम्मानजनक विदाई लें। उसके बाद सत्ता शांतिपूर्वक शिव कुमार को सौंप दी जाए। दूसरा विकल्प, अभी सत्ता परिवर्तन, शिव कुमार सीएम हो जाएं। सिद्धारमैया अपने समर्थकों को कैबिनेट में लाने और केपीसीसी चीफ अपने खेमे से नियुक्त करने की शर्त रख सकते हैं। तीसरा विकल्प है, दोनों नेता अपनी ताकत साबित करें, यानी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर देखा जाए कि किसके पास ज्यादा एमएलए हैं, वही बनेगा मुख्यमंत्री। चौथा विकल्प है, कोई बदलाव नहीं, यानी सिद्धारमैया 2028 तक सीएम रहे और शर्त ये कि 2028 का चुनाव शिव कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। कैबिनेट रीशफल सिद्धारमैया करेंगे और उनके कोई वफादार नेता सीएम पोस्ट की दौड़ में नहीं होंगे। और पांचवा विकल्प, आखिरी विकल्प, मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाना, और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो हाईकमान खड़गे को कर्नाटक भेज सकता है। कुछ नेता पहले ही उनका नाम आगे बढ़ाने लगे हैं। इससे दलित नेतृत्व की मांग भी पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि सभी निकायों के चुनाव नतीजे, चाहे उनमें 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों न दिया गया हो, उसका अंतिम फैसला आने पर ही मान्य होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बताया कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े कुल 27 मामलों की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को 3 जजों वाली बड़ी बेंच करेगी। मई 2025 में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जितने भी चुनाव लंबे समय से लटके हैं, उन्हें 4 महीने के भीतर कराने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि ओबीसी आरक्षण उसी कानूनी ढांचे के आधार पर दिया जाए जो बंटिया कमेटी रिपोर्ट से पहले लागू था। अब कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने पर जोर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि असली मान्यता उसके अंतिम फैसले के बाद ही तय होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिसंबर को सरकारी, निजी दफ्तरों और सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए पेड हॉलिडे घोषित किया है। इसका मतलब है जिस जिले में वोटिंग है वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी 2 दिसंबर को छुट्टी लेकर आराम से वोट डाल सकेंगे और उनकी सैलरी भी पूरी मिलेगी। सरकार ने शुक्रवार को एक सरकारी आदेश जारी कर बताया कि जिन जिलों में मंगलवार 2 दिसंबर को चुनाव होंगे, वहां के कर्मचारियों को ये छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इस दिन 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। ये लंबे समय से लंबित शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण है। भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान देश की जीडीपी 8.2% रही, जो पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। ये उछाल मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन की वजह से देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आखिरी बार इससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ मार्च 2024 में दर्ज की गई थी। पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी सिर्फ
5.6% थी। इस साल की पहली तिमाही में ये 7.8% थी। इस तरह वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों को मिलाकर औसत ग्रोथ 8% हो जाती है। पीएम मोदी ने इसे प्रो ग्रोथ नीतियों और सुधारों का नतीजा बताया और कहा कि सरकार आगे भी सुधारों को बढ़ावा देगी। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही रियल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 8.7% होने से ये साफ है कि आर्थिक गतिविधियां उतनी तेज नहीं हैं। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें महंगाई को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी चीजें जिस कीमत पर उस साल बिक रही थीं उसी कीमत पर जीडीपी का हिसाब लगाया जाता है। कीमतें बढ़ भी जाए फिर भी उन्हें जैसा है वैसा ही माना जाता है। इसलिए अगर महंगाई बढ़ गई है तो जीडीपी भी ज्यादा दिख सकती है, भले ही असली उत्पादन उतना ना बढ़ा हो। जैसे मान लीजिए पिछले एक साल 1 लाख मोबाइल बिके, कीमत थी 10,000 रुपए। इस साल भी 1 लाख मोबाइल बने, लेकिन कीमत बढ़कर 12,000 हो गई, तो उत्पादन नहीं बढ़ा, सिर्फ कीमत बढ़ी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। वहीं रियल जीडीपी में महंगाई को निकालकर असली विकास देखा जाता है। इससे पता चलता है कि देश का उत्पादन वास्तव में कितना बड़ा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के जारी किए गए तिमाही जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह अजीब संयोग है कि जीडीपी के आंकड़े ठीक उसी समय जारी किए गए जब आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया है, जो कि दूसरा सबसे कम ग्रेड माना जाता है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद जीडीपी के आंकड़े निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी देश में मशीनों, उपकरणों, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला निवेश में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा या तेजी का कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बिना निजी निवेश बढ़े उच्च जीडीपी ग्रोथ लंबे समय तक टिक नहीं सकती। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने जीडीपी डिफ्लेटर बहुत कम दिखाया है, मानो महंगाई सिर्फ 0.5% हो, जबकि आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की चीजों जैसे खाना, दूध, तेल, गैस की बढ़ी हुई कीमतों से बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असली अनुभव सरकार के जीडीपी आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई कम दिखाकर जीडीपी ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों की तेज रफ्तार जारी है। शुक्रवार को भारत ने अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा रक्षा समझौता किया। यह समझौता भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस, सपोर्ट और सर्विस को लेकर है। यह हेलीकॉप्टर भारत के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं। इससे पहले इसी महीने भारत ने अमेरिका से 2 और सौदों को मंजूरी दी थी। एक्सकैलिबर प्रिसीजन गोला बारूद और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, इनकी कुल कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये सरकार से सरकार वाला सीधा समझौता है, जिससे आने वाले 5 सालों तक इन हेलीकॉप्टरों की अपग्रेड, सर्विसिंग और सपोर्ट सुनिश्चित होगी। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुई धमाके की घटना को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अब मामले की तह तक जाने के लिए अपनी जांच और तेज कर चुके हैं। जांच का बड़ा फोकस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है, जहां धमाके के 3 आरोपी काम करते थे। जांच से जुड़े अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक करीब 48 स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें लगभग 30 डॉक्टर शामिल हैं। इसका मकसद ये पता लगाना है कि धमाके से पहले आरोपी उमर नबी किन किन लोगों के संपर्क में था और उसने किनसे मुलाकात की थी। बुधवार को NIA ने यूनिवर्सिटी के एक वार्ड बॉय शोएब को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने उमर को धमाके से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। और अब जांच यूनिवर्सिटी के बाहर भी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के निजी अस्पतालों से कहा है कि वो ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट दें जिन्होंने बांग्लादेश, UAE, चीन या पाकिस्तान से MBBS किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंसियों को शक है कि उमर का नेटवर्क अल फलाह यूनिवर्सिटी से आगे भी फैला हो सकता है। एक अधिकारी ने हमें शक है कि उमर का नेटवर्क सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं। राहुल गांधी ने संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग की और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस और लागू होने वाला प्लान होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब करोड़ों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं तो मोदी सरकार इस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही।
राहुल गांधी ने अपने आवास पर कुछ माताओं से मुलाकात भी की जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थी। उन्होंने इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे उत्तर भारत का संकट है और सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.